Hello everyone. Today we are going to read a chapter, The Portrait of a Lady. एक औरत की तस्वीर by खुशवंत सिंह. खुशवंत सिंह 1915 to 2014. He lived about 99 years. He was a renowned Indian author, journalist, lawyer and politician. He was born in Hadali, Punjab on 2nd February 1915. He started his writings with a novel Train to Pakistan in 1956 and after it he didn't see back. He served the literature in various forms. He was awarded the Padma Bhushan in 1974. He died on 20th March 2014. So, what is this lesson all about? The Portrait of a Lady is an autobiographical account of खुशवंत सिंह. ये जो चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है, आत्मकथा विवरण है खुशवंत सिंह जी का. खुशवंत सिंह जी की आत्मकथा का इसमें विवरण मिलता है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में. थ्रू दिस चैप्टर, इस चैप्टर के माध्यम से खुशवंत सिंह रिवील्स हिज चाइल्डहुड डेज विद हिज ग्रैंडमदर. खुशवंत सिंह अपनी दादी के साथ जो उन्होंने अपने बचपन के दिन बिताए थे उसको उजागर किया है, उसको इस चैप्टर में वो उजागर करते हैं. His relationship with his grandmother shows the height of affection in an Indian family. उनका जो संबंध है अपनी दादी से वो एक भारतीय परिवार में स्नेह की पराकाष्ठा को दिखाता है. उनका दादी के साथ जो उनका रिलेशनशिप था वो रिलेशनशिप एक इंडियन फैमिली में सब में होता है, ये चीज़ दिखाई गई है इस चैप्टर में. द चैप्टर प्रेजेंट्स द पेन ऑफ सेपरेशन फेल्ट बाय अ ग्रैंडमदर. ये जो चैप्टर है एक दादी के द्वारा बिछड़ने का जो गम होता है उसको प्रस्तुत करता है. एक दादी जब अपने पोते से बिछड़ती है, अपने गांव से बिछड़ती है, तो उसके कष्ट को, उसके दर्द को इस चैप्टर में दिखाया गया है. We come to know about the customs and traditions followed by an Indian woman, especially a lady belonging to a village. We come to know, हमें पता चलता है about the customs and traditions, उन रीति रिवाजों और प्रथाओं के बारे में हमें पता चलता है जो कि फॉलोड होते हैं by an Indian woman, एक भारतीय औरत जिनको फॉलो करती है. Especially a lady belonging to a village, खास करके वो औरत जो एक गांव से ताल्लुक रखती है, बिलोंग करती है, वो उन कस्टम्स और ट्रेडिशंस को फॉलो करती है जिनके बारे में हमको इस चैप्टर में पता चलेगा. What she felt when shifted to the city and how she managed her daily routine life that changed unexpectedly. What she felt, उसने क्या महसूस किया, उसने जो महसूस किया when shifted to the city, जब वो शहर में शिफ्ट हो गई, अपना गांव से छोड़ना पड़ा और शहर में उसको शिफ्ट होना पड़ा, उसने उस वक्त क्या महसूस किया. एंड हाउ शी मैनेज्ड, और कैसे उसने मैनेज किया अपनी डेली रूटीन लाइफ को, अपनी दैनिक दिनचर्या को उसने कैसे मैनेज किया. दैट चेंज्ड अनएक्सपेक्टेडली, जो अचानक यकायक जिसकी उम्मीद भी नहीं थी चेंज हो गई. इन सारी चीज़ों के बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे. एंड मोर ओवर, इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे, द स्टोरी इज ऑल अबाउट द सेल्फलेस डिवोशन, लव एंड सेंटिमेंट्स. ये जो कहानी है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक दादी की सेल्फलेस डिवोशन, निस्वार्थ समर्पण, प्रेम और भावनाओं के इर्द गिर्द है. इस कहानी में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे. आइए चलते हैं, पढ़ते हैं इस चैप्टर को, समझते हैं. माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमेन. मेरी जो दादी थी, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, जैसे सबकी दादी होती हैं, वॉज एन ओल्ड वुमेन, वो एक बूढ़ी औरत थी. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. वो बूढ़ी थी और wrinkled थी, झुर्रीदार थी, for the 20 years that I had known her. जिन 20 सालों से मैंने उनको जान रखा था, उन 20 सालों से वो बूढ़ी और wrinkled थी. जब से मैंने उनको जान रखा था, और मैं उनको कब से जान रखा था, पिछले 20 सालों से मैं उनको जानता था, और तब से वो बूढ़ी और रिंकल्ड थी. मैंने उनको कभी भी जवान और कम झुर्रियोंदार ऐसा मैंने उनको कभी नहीं देखा था. जब से मैंने उनको जाना है वो तब से बूढ़ी थी और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं. पीपल सेड दैट, लोग कहते थे कि शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी. वो एक समय में बहुत जवान थी और सुंदर थी.
एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और यहाँ तक कि उनका एक हस्बैंड भी था. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. लेकिन इस पर तो यकीन ही नहीं किया जा सकता. इस पर यकीन करना मुश्किल था. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग ओवर द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. मेरे दादाजी का जो पोर्ट्रेट था, उनका जो चित्र था, हंग, वो टंगा हुआ था एबव द मैंटल पीस के ऊपर इन द ड्राइंग रूम. ड्राइंग रूम में जो मैंटल पीस था उसके ऊपर उनकी फोटो टंगी हुई थी. ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. वो पहनते थे अ बिग टर्बन, एक बड़ी पगड़ी पहनते थे, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढाले कपड़े पहनते थे. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी covered the best part of his chest. उनकी अच्छी खासी चेस्ट को, उनके अच्छे खासे सीने को कवर करे हुए थी. And he looked at least 100 years old. और वो कम से कम 100 साल के दिखते थे. उनकी पूरी छाती पर दाढ़ी जो थी लंबी लंबी, वो उनकी छाती को ढके हुए थी, और वो 100 साल से कम के तो नहीं लगते थे. He did not look the sort of person who would have a wife or children. वो इस तरह के शख्स नहीं दिखते थे, वो इस तरह के इंसान नहीं दिखते थे कि जिनके क्या हो, वाइफ हो या चिल्ड्रन हो. ऐसे वो नहीं दिखते थे. फोटो को देख करके मैं बता रहा हूँ. He looked, वो ऐसे दिखते थे as if, मानो कि he could only have lots and lots of grandchildren. मानो उनके पास ढेर सारे पोते पोतियाँ ही हों. वो ऐसे दिखते थे. एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, और जहाँ तक मेरी दादी का यंग होना और प्रिटी होने का सवाल है, जवान होने का और सुंदर होने का सवाल है, तो द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. इस ख्याल के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता. ये ख्याल ही बड़ा ही रिवोल्टिंग है, बड़ा ही क्रांतिकारी है. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड. वो अक्सर हमें उन गेम्स के बारे में बताती थी जो वो खेला करती थी एज अ चाइल्ड, जब वो एक बच्ची थी. That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. और ये जो बात थी, जो वो मुझे बताती थी, ये मुझे बहुत ही एब्सर्ड लगती थी. क्वाइट एब्सर्ड, काफ़ी एब्सर्ड लगती थी, हास्यास्पद लगती थी, एंड अनडिग्निफाइड, और बड़ा ही अशोभनीय लगता था. मतलब मेरी दादी इतनी बूढ़ी, ये खेल सकती थी, यकीन नहीं होता. ऑन अर पार्ट, उनकी तरफ से. एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स, और हम उनकी इस बात को किस तरह से लेते थे, किस तरह से ट्रीट करते थे, लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस. जिन प्रॉफिट्स की वो हमें कहानियां सुनाया करती थी, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, गुरु नानक जी, और न जाने जितने महापुरुष संत हुआ करते थे, उनकी कहानियां जब हमें सुनाती थी, ठीक उस तरह से हम उनकी इस बात को भी लेते थे. शी हैड ऑलवेज बिन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. वो हमेशा से ही थोड़ा नाटी, मोटी और स्लाइटली बेंट, और थोड़ा सा झुकी हुई दिखती थी, रहती थी. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. उनका जो चेहरा था वो क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, पूरे चेहरे पर आड़ी तिरछी झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थी. रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जो हर जगह ही दौड़ भाग रही थी. नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर. नहीं, हमको पक्का यकीन है कि वो ठीक वैसी ही रही होंगी जैसे हम उनको जाने थे. जैसा हमने उनको अब तक जाना है, ठीक वैसी ही वो अपने समय में भी रही होंगी. वो जवान वान नहीं रही होंगी. चेहरा बहुत ही चिकना, रिंकल लेस उनका चेहरा नहीं रहा होगा. वो ऐसी ही पैदा हुई थी, ऐसी ही थी, ऐसी ही बूढ़ी थी. बच्चे भी ना. ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर. बूढ़ी थी वो, so terribly old, इतनी बूढ़ी थी that कि she could not have grown older, वो और बूढ़ी नहीं हो सकती थी. And had stayed at the same age for 20 years, और उस सेम एज पर वो 20 साल से टिकी थी. उसी एज पर, उसी उम्र पर वो 20 साल से टिकी हुई थी. ना वो और बूढ़ी हो रही थी, और ना ही कुछ उनमें चेंज मुझे दिखा 20 सालों से. सो वो बिल्कुल सेम एक प्रतिमा थी, मूर्ति थी, और वो वैसी ही 20 सालों से थी. शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो सुंदर भी नहीं हो सकती होंगी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, लेकिन वो हमेशा से सुंदर थी. कहने का मतलब वो बाहरी तौर पर सुंदर नहीं हो सकती होंगी, लेकिन वो अंदर से हमेशा से सुंदर थी. शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary.
शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस, वो पूरे घर में ढनंग ढनंग करके चलती थी, ठीक है, थोड़ा सा आड़ी तिरछी, थोड़ा सा इम्बैलेंस होकर के वो चलती थी, इन स्पॉटलेस वाइट, बेदाग सफेद साड़ी में, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ उनका कमर पर रेस्ट करता था, ठीक है, रखा रहता था, टू बैलेंस हर स्टूप, अपने स्टूप को, अपने झुकाव को बैलेंस करने के लिए, एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, और दूसरे हाथ में क्या होती थी, माला होती थी, रोजरी होती थी, मनके की माला होती थी, और उसको वो क्या करती थी, जपती रहती थी. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. उनके जो चांदी के बाल के जो गुच्छे थे, वर स्कैटर्ड, वो फैले रहते थे, अनटाइडली, बिल्कुल बेढंगे तरीके से, ओवर हर पेल, उनके पीले मुरझाए हुए, पकड़, झुर्रीदार चेहरे पर, एंड हर लिप्स, और उनके जो होठ थे वो कॉन्स्टेंटली, लगातार मूव्ड, हिलते रहते थे, इन इनऑडिबल प्रेयर, उनके जो होठ थे वो लगातार मन ही मन प्रार्थनाएं करते रहते थे जिनको सुना नहीं जा सकता था, इनऑडिबल होता था. यस, हाँ, शी वॉज ब्यूटिफुल, वो सुंदर थी. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. She was like the winter landscape in the mountains. वो पर्वतों पर white landscape की तरह थी. पर्वतों पर जैसे जाड़े के समय में लैंडस्केप हो जाता है, प्राकृतिक छटा हो जाती है, ठीक वैसी ही वो दिखती थी, पूरा सफ़ेद दिखती थी वो. एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, एक विशाल मैदान जो कि क्या है, पूरी तरीके से प्योर वाइट सेरेनिटी से भरा हुआ है, पवित्र सफ़ेद शांति से भरा हुआ है, जो कि ब्रीथ कर रहा है पीस एंड कंटेंटमेंट, जो कि सुकून और संतुष्टि को ब्रीथ कर रहा है, महसूस कर रहा है. ऐसी प्योर वाइट सेरेनिटी का एक्सपांस थी वो, ऐसी प्योर वाइट शांति का विशाल क्षेत्र थी वो. कहने का मतलब जब उनको देखो तो ऐसा लगता था किसी पर्वत पर विशाल मैदान में आप खड़े हो, चारों तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी है, शांति है, खामोशी है और संतुष्टि है, और आंखों को बहुत ही सुकून मिल रहा हो, ऐसा लगता था जब मैं अपनी दादी को देखता था. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी और मैं अच्छे मित्र थे. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे जो पेरेंट्स थे वो मुझे उनके पास छोड़ करके गए थे. वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर में रहने के लिए गए तो वो मुझे उनके पास छोड़ करके चले गए थे. एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम तब से लगातार साथ ही थे. शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो सुबह मुझे जगाया करती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करती थी. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर को एक ही सुर में, मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, एक ही सुर में, बहुत ही जो नीरस हो, उसमें वो गाती थी. वाइल शी बेस्ड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, जब वो मुझे नहलाती थी और मुझे कपड़े पहनाती थी इस उम्मीद में कि आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, कि मैं उनके इस मॉर्निंग प्रेयर को सुनूंगा और गेट टू नो इट बाय हार्ट, और पूरे दिल से, पूरे मन से मैं इसको क्या कर लूँगा, जान जाऊँगा, सीख लूँगा, याद कर लूँगा. तो जब वो मुझे नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी, तब वो इस मोनोटोनस सिंग सॉन्ग को, मॉर्निंग प्रेयर को गाती थी, ठीक है, ताकि मैं उसको सुनूं और याद कर लूँ. आई लिसन्ड, मैं सुनता था, बिकॉज, क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी. बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन कभी मैंने याद करने की परवाह नहीं की, कभी मैंने याद करने की जहमत नहीं उठाई. Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk. फिर वो क्या करती थी, मेरी जो वुडन स्लेट थी, लकड़ी की स्लेट थी, उसको लाया करती थी, which she had already washed, जिसको उन्होंने पहले से ही धुल रखा होता था, and plastered with yellow chalk, और उस पर पीली चौक से प्लास्टर कर देती थी, ठीक है. A tiny earthen ink pot, और क्या देती थी, एक छोटा सा अर्दन इंक पॉट देती थी, मिट्टी की स्याही की दवात देती थी, एंड अ रेड पेन, और एक लाल कलम देती थी. और क्या करती थी, टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी, ये सब कुछ वो एक बंडल में टाई कर देती थी, बांध देती थी, और मुझे मेरे हवाले कर देती थी, मुझे दे देती थी, थमा देती थी. आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, वी वेंट टू स्कूल. आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, इसका मतलब क्या हुआ, एक मोटी
बासी चपाती जिस पर थोड़ा सा बटर और शुगर फैला हुआ होता था, स्प्रेड ऑन इट, वो मिलता था मुझे ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में, और उसके बाद वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल चले जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। वो साथ में कई सारी बासी चपातियाँ कैरी करती थी, लेकर के चलती थी अपने साथ विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए, गांव के डॉग्स के लिए, क्योंकि जब वो चलती थी साथ में तो पीछे पीछे डॉग्स भी इधर उधर मिलते थे जो सड़क पर घूमते रहते थे, उनको देने के लिए वो बासी रोटियों को लेकर के अपने साथ चलती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। मेरी जो दादी थी वो हमेशा स्कूल जाती थी विद मी, मेरे साथ, बिकॉज क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था वो टेम्पल से बिल्कुल अटैच्ड था, जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट taught us the alphabet, जो पुजारी थे मंदिर के वो हमें वर्णमाला सिखाते थे, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और मॉर्निंग प्रेयर जो सुबह के चौपाई दोहे होते थे, मंत्र होते थे, वो सिखाते थे। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. और जब बच्चे पंक्तियों में बैठते थे, ऑन ईदर साइड ऑफ द वरांदा, बरामदा के दोनों तरफ पंक्तियों में जब बच्चे बैठते थे, सिंगिंग द अल्फाबेट, वर्णमाला गाते थे या फिर प्रेयर गाते थे इन अ कोरस, एक स्वर में, तो मेरी ग्रैंड मदर क्या करती थी, सैट इनसाइड, अंदर बैठ जाती थी मंदिर में, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और वो ग्रंथ वगैरह, शास्त्र वगैरह पढ़ा करती थी अंदर बैठ करके मंदिर में। जब हम लोग अल्फाबेट वगैरह पढ़ते थे, प्रेयर वगैरह गाते थे साथ में। When we had both finished, और जब हम दोनों ही अपना काम फिनिश कर चुके होते थे, we would walk back together, अपनी पढ़ाई, अपना जो भी पूजा पाठ, लर्निंग का जो वर्क था कर चुके होते थे, उसके बाद हम दोनों साथ में वापस घर जाते थे। दिस टाइम, और इस वक्त क्या होता था, दिस टाइम और इस बार, द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, जो गांव के कुत्ते होते थे वो टेम्पल के डोर पर, मंदिर के दरवाजे पर हमसे मिलने आते थे। They followed us to our home, वो हमारे घर तक हमको फॉलो करते थे। ग्राउलिंग एंड फाइटिंग, गुर्राते थे और लड़ते थे विद ईच अदर, एक दूसरे से। फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, उन चपाती के लिए जो हम उन पर फेंका करते थे, उनको फेंक करके दिया करते थे, उन चपाती के लिए वो लड़ा करते थे पूरे रास्ते भर। When my parents were comfortably settled in the city, और जब मेरे माँ बाप, मेरे जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही आराम पूर्वक शहर में सेटल हो गए थे, कंफर्टेबली सेटल हो गए थे, जॉब वगैरह उनका फिक्स हो गया था, घर वगैरह भी सही से मिल गया था। दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें बुला लिया। सेंट फॉर का मतलब क्या होता है, बुलाना, और सेंट मीन्स भेजा, याद रखिएगा। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और ये महत्वपूर्ण मोड़ था हमारी मित्रता में। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, हालांकि हम एक ही कमरा शेयर करते थे, जब गांव छोड़ करके हमें और दादी को शहर आना पड़ा तो हम एक ही कमरा शेयर करते थे। बट माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन अब मेरी जो दादी थी वो अब स्कूल नहीं जा सकती थी मेरे साथ वो स्कूल नहीं आती थी अब। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, मैं एक मोटर बस में इंग्लिश स्कूल में जाया करता था। There were no dogs in the streets, सड़क पर कोई कुत्ते नहीं थे। And she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house, और उनको फिर उन्हें गौरैयों को खिलाना शुरू कर दिया इन द कोर्टयार्ड, आंगन में, ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे शहर का जो मकान था उसमें जो आंगन था वहाँ पर गौरैया आती थी, तो उनको खिलाना उन्होंने शुरू कर दिया। एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे साल गुजरते गए, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे से कम मिलने लगे। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए तो शी कॉन्टिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कुछ समय तक तो उन्होंने मुझे डेली जगाना चालू रखा, मुझे स्कूल के लिए रेडी करती रही, ठीक है। व्हेन आई केम बैक, और जब मैं वापस आता था, शी वुड आस्क मी, वो मुझसे पूछती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, जो कुछ भी टीचर ने मुझे पढ़ा रखा था उसके बारे में वो मुझसे पूछा करती थी। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग अराउंड एटसेट्रा। मैं उनको इंग्लिश वर्ड्स बताता था, अंग्रेजी शब्द उनको मैं बताता था, लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ें बताता था, वेस्टर्न साइंस, पश्चिमी विज्ञान की, एंड लर्निंग, और सीख की जो भी वो नॉलेज देते थे, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो आर्किमिडीज का सिद्धांत था, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, सब दुनिया गोल है, ऐसी तमाम चीज़ें मैं उनको बताता रहता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, इस चीज़ ने उनको नाखुश कर दिया। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वो मेरे लेसन्स में अब मदद नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, वो इंग्लिश स्कूल में जो कुछ भी हमें सिखाया जाता था उन चीज़ों में उनका यकीन नहीं होता था। शी डिड नॉट बिलीव, वो यकीन नहीं करती थी इन द थिंग्स, उन चीज़ों में दे टॉट, वो सिखाते थे, स्कूल वाले जो सिखाते थे इंग्लिश स्कूल में,
उन चीज़ों में मेरी दादी का कोई यकीन नहीं था। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और बहुत ही परेशान थी, बहुत ही आहत थी, दैट कि देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, कि वहाँ पर गॉड, ईश्वर के बारे में और शास्त्र के बारे में, ग्रंथों के बारे में तो कुछ पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। वन डे आई अनाउंस दैट, एक दिन मैंने घोषणा किया कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमें दादी म्यूजिक लेसन्स भी दिए जा रहे हैं, हमें संगीत भी सिखाया जा रहा है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। टू हर म्यूजिक हैड लिविड एसोसिएशंस, उनके लिए तो संगीत क्या था, बहुत ही अश्लील चीज़ थी, अश्लीलता से संबंध रखता था उनके लिए म्यूजिक। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक। उनके लिए क्या था, म्यूजिक क्या था, मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स, जो वेश्याएं थी, प्रोस्टिट्यूट्स थे, वेंच थी, और जो बेगर्स थे, भिखारी थे, उनके लिए है म्यूजिक। म्यूजिक पर एकाधिकार, मोनोपोली सिर्फ उनकी है, जेंटलमैन के लिए म्यूजिक नहीं है। म्यूजिक इज नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक, म्यूजिक जो है वो जेंटल फोक के लिए नहीं है। शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, लेकिन उनकी खामोशी इस बात का सबूत था कि वो पूरी तरीके से डिसअप्रूव कर रही हैं, असहमत हो रही हैं। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और इसके बाद तो उन्होंने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया, बहुत कम कर दिया मुझसे बात करना, क्योंकि जो कुछ भी मैं उनको बताता था उससे वो बहुत परेशान हो जाती थी, तो उन्होंने पूछना ही बंद कर दिया, बात करना ही कम कर दिया। When I went up to university, और जब मैं यूनिवर्सिटी गया, विश्वविद्यालय गया, I was given a room of my own, मुझे मेरा खुद का एक कमरा दिया गया। The common link of friendship was snapped, हमारे बीच जो एक कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का वो टूट गया। My grandmother accepted her seclusion with resignation, और उन्होंने, मेरी दादी ने अपने सेक्लूजन को, अपने एकांत को चुपचाप, विद रेजिग्नेशन, चुपचाप स्वीकार कर लिया। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone, वो तो अब किसी से बात ही नहीं करती थी और दिन भर जो चरखा होता था उसी में ही लगी रहती थी। She rarely left her spinning wheel, वो अपने चरखे को बहुत कम ही छोड़ती थी to talk to anyone, किसी से बात करने के लिए। From sunrise to sunset, सुबह से लेके शाम तक, she sat by her wheel spinning and reciting prayers, वो अपने चरखे के पास बैठी रहती थी, स्पिनिंग करती थी, कताई करती थी, ऊन काता करती थी, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और मंत्र वगैरह, चौपाई दोहे, पूजा पाठ वगैरह जो उनके मन में चलता रहता था उसी को वो गाती थी, बोलती थी, पढ़ती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर में ही, शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल, वो कुछ समय के लिए रिलैक्स करती थी। टू फीड द स्पैरोज, क्योंकि उस वक्त उनको स्पैरोज को खिलाना रहता था, भोजन देना रहता था। वाइल शी सैट इन द वरांदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, जब वो बरामदे में बैठती थी, ब्रेकिंग द ब्रेड, रोटी को तोड़ती थी, इनटू लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों छोटी छोटी चिड़िया, कलेक्टेड राउंड हर, उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाती थी, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग्स, और वो क्रिएट करती थी अ वेरिटेबल, एक सचमुच का बेडलैम, पागल खाना, ऑफ चिरपिंग्स, मीन्स चहचहाट करने का, फड़फड़ाने का, ठीक है। वो क्या करती थी, एक तरह से शोर पैदा कर देती थी, और वो शोर बिल्कुल कैसा लगता था, वेरिटेबल बेडलैम, एक सचमुच का पागल खाना जैसे होता है, वहाँ पर शोर शराबा होता, तो ठीक वैसा ही वो वेरिटेबल बेडलैम शुरू कर देती थी चिरपिंग के जरिए, ठीक है, चहचहाहट के जरिए, फड़फड़ाहट के जरिए वो क्या कर देती थी, चिड़िया शोर पैदा करना शुरू कर देती थी, क्रिएट कर देती थी। सम केम, कुछ आती थी, एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, उनकी टांगों पर बैठ जाती थी, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती थी, सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ तो उनके सिर पर भी बैठ जाती थी। शी स्माइल, वो मुस्कुराती थी, बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन उन्होंने कभी भी उनको भगाया नहीं। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये उनका सबसे खुशहाल दिन का आधा घंटा होता था उनके लिए। When I decided to go abroad for further studies, और जब मैंने डिसाइड किया आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना, I was sure my grandmother would be upset, मेरे को पक्का यकीन था कि मेरी दादी जो है अब अपसेट हो जाएंगी। I would be away for 5 years, मैं 5 साल उनसे दूर रहूँगा। And at her age, one could never tell, और उस उम्र पर, जिस उम्र की वो थी, उस उम्र में ये बताया नहीं जा सकता था, one could never tell, कोई भी नहीं बता सकता था वो कब तक जिए, कोई भी विश्वास के साथ नहीं कह सकता था कि वो कब तक जिएंगी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी को विश्वास था।
कि हाँ वो जिएंगी, उनके लौटने तक वो जिएंगी, वो जब तक नहीं लौट करके आएगा उनका पोता वो तब तक जीवित रहेंगे, उसको ऐसे छोड़ करके जाने वाली वो नहीं है। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो सेंटिमेंटल तक नहीं थी, बिल्कुल इमोशनल नहीं थी कि मेरा पोता जा रहा है तो मैं रोऊं बैठ करके, ना, वो खुश थी कि मेरा बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है, विदेश जा रहा है। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन तक मुझे छोड़ने आई, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं किया और ना ही कोई इमोशन दिखाया, चुपचाप थी वो, बिल्कुल सीरियस थी। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, और उनके जो होठ थे वो बस ईश्वर से दुआ कर रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका जो मन था वो दुआओं में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, उनकी जो उंगलियां थी वो उनके जो रोजरी के जो बीट्स थे, उनके मनके की माला के जो मोती थे उनको जपने में बिजी थे। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, चुपचाप उन्होंने मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं निकल गया, आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट, उस मॉइस्ट इम्प्रिंट को, उस नमीदार जो छाप थी, जो स्पर्श था, जो उन्होंने मुझे चूमने पर मेरे माथे पर पड़ गया था, उसको मैंने महसूस किया, उसको मैंने चेरिश किया, संजो करके रखा। एज, क्योंकि परहैप्स शायद द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, हमारे बीच का वो जो आखिरी साइन था फिजिकल कॉन्टैक्ट का, इसलिए मैंने उसको चेरिश किया, उसको महसूस किया, उसको मैंने अपने दिल में पूरी तरीके से बसा लिया। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद, आई केम बैक होम, मैं घर वापस आया, एंड वॉज मेट बाय हर, और उनसे मिला एट द स्टेशन, स्टेशन पर। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन की भी बूढ़ी नहीं लग रही थी। जब से मैं उनको छोड़ के गया था, जो जितने उम्र की थी, जैसी लग रही थी, ठीक वैसी ही वो थी, एक दिन भी वो नहीं बढ़ी थी। She still had no time for words, उनके पास शब्दों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। And while she clasped me in her arms, और जब उन्होंने अपनी बाहों में मुझे कस के जकड़ा, I could hear her reciting her prayers, मैं सुन सकता था उनकी प्रार्थनाओं को। Even on the first day of my arrival, यहाँ तक कि मेरे आने के पहले दिन पर भी, her happiest moments were with her sparrows when she fed longer and with frivolous rebukes, मेरे आने के पहले दिन पर भी उनकी जो सबसे ज़्यादा खुशी के जो पल थे, क्षण थे, वो उनके गौरैये के साथ थे, जिनको वो खूब देर तक खिलाती थी, और फ्रिवलस रिब्यूक्स, और उनको झिड़क देती थी, डांट देती थी, डपट देती थी। मतलब मैं इतने दिनों बाद आया, मेरा जो पहला दिन है घर पर, वो मेरे साथ नहीं बिता रही है, वो उन गौरैयों के साथ बिता रही है, और उनको खूब लाड़ दुलार कर रही, डांट डपट कर रही है। तो मुझको ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी। इन द इवनिंग, शाम को, अ चेंज केम ओवर हर, उनका मूड थोड़ा सा चेंज हो गया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने पूजा पाठ नहीं किया, प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा किया, पड़ोस की। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ढोलक मंगाया, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाने लगी। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक, शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम, उन्होंने उस पुराने ढोल की फटी हुई चमड़ी को खूब देर तक थम्प किया, बजाया। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और उन गीतों को गाया जो गीत वो योद्धाओं के आने पर गाए जाते थे, उन गीतों को गाया। वी हैड टू परस्यूड हर, हमें उन्हें मनाना पड़ा। टू स्टॉप, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, कि बस करिए नहीं तो ओवर स्ट्रेन हो जाएगा, ज़्यादा आप पर बल पड़ जाएगा, ठीक है, ज़्यादा आपको परेशानी होने लगेगी। That was the first time since I had known her that she did not pray, और वो पहली बार था जब मैंने जाना कि हाँ, उन्होंने आज प्रेयर नहीं किया। वो पहला दिन था जिस दिन मैंने देखा कि हाँ, उन्होंने कोई पूजा पाठ शाम को नहीं किया। The next morning she was taken ill, वो बीमार पड़ गई अगली सुबह। It was a mild fever, हल्का सा बुखार ही था। And the doctor told us, और डॉक्टर ने हमें बताया कि it would go, ये चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी जो है ना वो बिल्कुल अलग ही सोचती थी। शी टोल्ड अस, उन्होंने बताया कि हर एंड वॉज नियर, कि उनका अंतिम समय आ गया है। शी सेड दैट, उन्होंने कहा कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने कहा कि जैसा कि अब कुछ ही घंटे बचे हैं, ठीक है, मेरी लाइफ के आखिरी चैप्टर को क्लोज होने में, उन्होंने प्रेयर करना बंद कर दिया था। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, ठीक है, उन्होंने कहा कि अब तुम लोगों से बात करने में अपना समय नहीं वेस्ट करना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का अब आखिरी चैप्टर क्लोज होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया, हमने कहा अरे ऐसा क्या कह रही हो भाई, ऐसा थोड़े नहीं है। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया।
शी ले पीसफुली इन बेड, वो बिस्तर पर शांति से लेट गईं। प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, प्रार्थना करती रहीं और टेलिंग हर बीड्स, और अपनी माला को जपती रहीं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हम सस्पेक्ट कर पाते, हम संदेह कर पाते, हम कुछ सोच विचार पाते कि मेरी दादी की तबीयत बिगड़ रही है, अब वो दिक्कत हो सकता है, उससे पहले ही हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके जो होठ थे वो हिलना बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उनकी बेजान उंगलियों से रोजरी, वो जो माला थी, वो गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, एक शांति से भरा हुआ पैलर, पीलापन उनके चेहरे पर फैल गया। एंड वी न्यू, और हमें पता चल गया कि शी वॉज डेड, वो अब मर गई हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उनको बिस्तर से उठाया। एंड एज इज कस्टमरी, जैसा कि रीति रिवाज था, लेड हर ऑन ग्राउंड, जमीन पर लिटा दिया। एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, और एक लाल श्राउड से, कफन से उनको हमने क्या किया, ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटों के विलाप के बाद, शोक के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उनको अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, उनके की व्यवस्था जो करनी थी। इन द इवनिंग, शाम को हम गए उनके रूम में विद अ क्रूड स्ट्रेचर, एक अर्थी लेकर के, टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड, उनको जलाने के लिए, लेकर जाने के लिए एक क्रूड स्ट्रेचर उनके कमरे में लेकर के गए। द सन वॉज सेटिंग, सूरज डूब रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, और उनके कमरे को रोशन कर दिया था। एंड ओवर द वरांदा, और बरामदे पर भी रोशनी आ गई थी। एंड इन हर रूम, और उनके कमरे में, राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ, ठीक वहाँ तक जहाँ पर वो डेड और स्टिफ पड़ी हुई थी, मृत और अकड़ी हुई पड़ी हुई थी। रैप्ड इन हर रेड श्राउड, लाल कफन में ढकी हुई थी, ठीक वहाँ तक उनके कमरे में सूरज की रोशनी आ चुकी थी। बरामदे में सूरज की रोशनी आ चुकी थी शाम की, और उनका कमरा पूरी तरीके से जगमगा चुका था। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों गौरैया फर्श पर बैठी थी, इधर उधर। देयर वॉज नो चीयरअपिंग, कोई भी चहचहाहट नहीं हो रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हम चिड़ियों को लेकर के बहुत दुखी हुए। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ उनके लिए कुछ ब्रेड लेकर के आई, रोटी लेकर के आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने उन रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े किए। द वे माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू, जिस तरह से मेरी दादी उनको तोड़ा करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उनको फेंक करके दिया। The sparrows took no notice of the bread, उन गौरैयों ने रोटी पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse off, और जब हम अपनी दादी की शव को, अपनी दादी के शव को लेकर के जाने लगे, they flew away quietly, वे चुपचाप उड़ गए। Next morning, अगली सुबह, the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin, और अगली सुबह जमादार आया और उसने उन रोटी के छोटे छोटे टुकड़ों को बहारा और डस्टबिन में डाल दिया। आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी कि लेखक अपनी दादी से कितना प्यार करता था, वो दादी अपने पोते से कितना प्यार करती थी। गांव में साथ में रही, ठीक है, उसको पढ़ाया लिखाया, नहलाती थी, उसको मंत्र वगैरह, पूजा पाठ वगैरह सिखाती थी, स्कूल साथ लेकर के जाती थी, रास्ते में डॉग्स को छोटे छोटे रोटी के टुकड़े खिलाती थी, बच्चे में, अपने पोते में संस्कार भरने की कोशिश करती थी। लेकिन जब उसको शहर जाना पड़ा तो दादी को बहुत दिक्कत हुई, अपना गांव छोड़ना पड़ा, मंदिर छोड़ना पड़ा, और उनको शहर में आखिरकार आना पड़ गया। शहर में आई, और शहर में आने के बाद दादी अपने बच्चे के साथ स्कूल नहीं जा सकती थी। रास्ते में कोई भी कुत्ते नहीं होते थे, हाँ, बस इतना था कि वो बस कमरा शेयर कर सकती थी अपने पोते के साथ। और जब बच्चे के साथ वो स्कूल नहीं जा सकती थी तो उन शहर में जो उनका घर था, जो आंगन था, वहाँ पर गौरैया आती थी, उनको वो रोटी के टुकड़े खिलाती थी। धीरे धीरे उनका बच्चा स्कूल, इंग्लिश स्कूल में जो कुछ भी सीखता था उसके बारे में अपनी दादी को बताता था। दादी पूछती थी अपने पोते से स्कूल में क्या क्या पढ़ाया गया, पोता बताता था तरह तरह की चीज़ें। लेकिन दादी को सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उनको बहुत दिक्कत होती थी कि मेरे पोते को तो ईश्वर के बारे में, धर्म के बारे में, शास्त्र के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं जा रहा है। एक दिन पोते ने बताया कि विद्यालय में संगीत सिखाया जा रहा है। दादी को बहुत गुस्सा आता है, बहुत अपसेट हो जाती है, अरे ये तो वेश्याओं का काम है, ये तो भिखारियों का काम है। और फिर उसके बाद से वो बोलना बंद कर देती हैं। धीरे धीरे पोता बड़ा हो जाता है और फिर वो यूनिवर्सिटी में चला जाता है और अब बात करना बहुत कम हो जाता है। दादी सारा ध्यान अब क्या करती हैं, स्पिनिंग व्हील पर लगाती हैं, सूत काटने में लगाती हैं और गौरैयों को खिलाने में अपना समय व्यतीत करती हैं। उनका पोता विदेश जाने लगता है, लेकिन दादी
क्या होती हैं, वो रोती भी लगती नहीं है, वो मजबूत दिल की हैं, अपने पोते को स्टेशन तक छोड़ने के लिए जाती हैं और गले में लगती हैं, मंत्र पढ़ती हैं, ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि मेरा पोता ठीक तरीके से वहाँ पर रहे, विदेश में अच्छे से पढ़े लिखे और लौट करके आए और मैं इसके सामने खड़ी रहूँ, ठीक है। और उनको खुद पर विश्वास था कि मैं इतनी जल्दी अपने पोते को छोड़ करके जाने वाली नहीं हूँ। पोता 5 साल बाद लौट करके आता है, खुशवंत सिंह जी लौट करके आते हैं और अपनी दादी को देख करके स्टेशन पर खुश हो जाते हैं। दादी उनको गले लगाती, दादी अपने पोते को गले लगाती है, लेकिन दादी क्या करती है, वो दिन भाई इतने सालों बाद पोता आया लेकिन उनका सारा ध्यान अपनी गौरैयों पर ही रहता है। इसको देख करके लेखक जो है खुश हो जाते हैं कि इन्हें अपना समय जो है परेशान होने में नहीं व्यतीत किया, उन्होंने अपने समय को खुशियां बांटने में लगाया। और दादी क्या करती है, उनके मन में पता नहीं क्या आता है एकदम से कि वो मोहल्ले की औरतों को बुला लेती हैं और वॉरियर लोग लौट करके आते हैं तो उनके लिए जो गाया जाता है ठीक वैसा ही कुछ दादी उनकी गाती हैं और इतना गाने लगती हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा थक भी जाती हैं और अगले दिन वो बीमार पड़ जाती हैं। दादी को एहसास हो जाता है कि हाँ अब मैं जीवित नहीं बचूंगी। अपने घर वालों से, अपने पोते से कहती हैं कि बेटा अब तुम लोग जाओ, मेरा अंतिम समय आ गया है। वो बिस्तर पर लेट जाती है और ईश्वर से प्रार्थना करने लगती है, अपने मोतियों की माला को जपने लगती है। और इससे पहले कि घर वालों को पता चल पाता कि उनकी अब स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है और दादी जी अपना शरीर छोड़ करके परलोक सिधार चुकी होती हैं। और जब वो गुजर जाती हैं तो गौरैया सारी आती हैं हज़ारों की तादाद में अंतिम दर्शन के लिए, जिसको देख करके सब लोग भाव विभोर हो जाते हैं। और लेखक की माँ उनके लिए रोटी के टुकड़े लाती हैं, लेकिन वो गौरैया उन रोटी के टुकड़ों को अनदेखा कर देती है, ध्यान नहीं देती है। जब उनकी अर्थी को उठा करके बाहर ले जाया जाता है तो वो गौरैया चुपचाप बिना कुछ बोले उड़ करके चली जाती है और यहीं पर आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये चैप्टर बहुत इमोशनल है, बहुत कुछ सीखने को हमें इस चैप्टर से मिला है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो स्टे इन टच, विल कम विद लॉट ऑफ सच काइंड ऑफ स्टोरीज। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसको पढ़िए, देखिए, समझिए और अच्छे से चैप्टर को क्लियर करिए। गुड बाय।